हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आज वर्ग 10 में जो भूगोल चलता है आपके, उस भूगोल का पहला अध्याय यह है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन असल में कहते किसे हैं या संसाधन है क्या? हम और आप अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जितने वस्तुओं का उपयोग करते हैं, या दूसरे शब्दों में यूं कहिए कि मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने वस्तुओं का उपयोग करता है वो संसाधन है। हमारे चारों तरफ भौतिक एवं जैविक पदार्थ होते हैं, उनका तकनीकी रूप से उनको उपयोग के लायक बना लेना, उपयोग करने के लिए वो संसाधन होते हैं। संसाधन के बारे में, चूंकि आज की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार मांग बढ़ती जा रही है, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारी वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति उस वस्तु से हो सके, ये संसाधन। असल में संसाधन के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलविद ने या भूगोलवेत्ता ने, जिनका नाम जिमरमैन है, जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इन्होंने एक बात कही, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। होते नहीं का मतलब यह है कि संसाधन पहले से नहीं रहते, बल्कि जब मानव को आवश्यकता पड़ती है तो वो उसका बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए कि पहले हम पैदल चला करते थे, आवश्यकता पड़ी, साइकिल का आविष्कार हुआ, उसके बाद मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, तेज रफ्तार गाड़ियों का आविष्कार हुआ। ये आवश्यकता के अनुसार इसका को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। साथ साथ संसाधन जो है ये हमारे जीवन को बेहतर भी बनाता है। कैसे? एक संसाधन के उपयोग की वजह से हम अच्छा कर पाते हैं, अच्छा लिख पाते हैं, अच्छा पढ़ पाते हैं। जैसे पहले संचार के संसाधन में लोग पत्र का उपयोग करते थे, आज संचार के माध्यम में मोबाइल आ गया है, जो घर बैठे बहुत सारी बातों को बहुत जल्दी और बहुत तेजी में जान लेते हैं। ये भी एक संसाधन का त्वरित माध्यम है। साथ साथ संसाधन का उपयोग कर एक मानव भी आर्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि से संपन्न होता है। इसलिए कहा गया कि संसाधन जो है वह किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक मेरुदंड यानी रीढ़ होता है। मेरुदंड यानी रीढ़ होता है। जिस तरह मानव के शरीर में पीछे रीढ़ की हड्डी है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो मानव सही ढंग से खड़ा नहीं रह सकता। उसी तरह अगर संसाधन किसी देश के पास नहीं हो तो वह देश विकसित नहीं हो सकता या विकासशील नहीं हो सकता। वो निर्धन देशों में आएगा। क्यों? कि उसके पास वो संसाधन नहीं है जो अपनी वो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, या उनका जो मांग किया जाए उस मांग को वो पूर्ति कर पाए। मांग की पूर्ति के लिए संसाधन आवश्यक है। अगली बात यह है कि मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव स्वयं एक संसाधन है। यह चूंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी तकनीकों का उपयोग करके, बहुत सारी तकनीकों के सहारे, अपने ज्ञान के सहारे वो बहुत सी चीजों को, बहुत सी वस्तु ऐसी है जिसका वो उपयोगी बना लेता है। जैसे बहुत सारी चीजें फेंकी हुई होती हैं, वो काम के लायक नहीं होती, लेकिन जब मानव अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है तो उस टूटी हुई चीजों को ठीक करके वो अपने उपयोग में ले आता, वो उसके लिए संसाधन हो जाता है। मानव संसाधन का उपयोग कर अपने जीवन को बेहतर भी बनाता है और अपने समाज को भी उत्तम बनाता है। ये संसाधन के बहुत सारे ये हैं। अब आप आइए, जापान दुनिया का एक छोटा सा देश है। जापान दुनिया का एक छोटा सा देश है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर ये एक विकसित राज्य में
विकसित देश में की श्रेणी में आज खड़ा है। क्यों? इसलिए कि वहां के जो मानव हैं, वहां के जो व्यक्ति हैं, वो सबल हैं, वो संसाधनों का सही और सटीक उपयोग करना जानते हैं, करते हैं अपने तकनीक के द्वारा, अपने तकनीक के माध्यम से। इसलिए जापान आज पूरी दुनिया में विकसित देशों के साथ या पूरी दुनिया में के व्यापार मार्केटिंग में छाया हुआ है। दूसरी चीज, अब जानने की कोशिश करेंगे कि संसाधन हैं तो संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन हमारे लिए आवश्यक है पर इसके प्रकार क्या है। तो आप बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। हम थोड़ा सा रुक के इस पर बात कर लें, हम इसको समझने की कोशिश कर लें कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। प्राकृतिक संसाधन वो है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है, जो अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। प्राकृतिक संसाधनों में हम प्रकृति के द्वारा जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन वस्तुओं से की जाती है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी है, पानी है, हवा है, जल है, ये सारी चीजें। फिर जमीन के, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज लवण छिपे हुए हैं, जिसमें लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है। ये सब प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्रकृति ने इसे हमें दिया है और हम प्रकृति से इसको लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनमें प्राकृतिक संसाधनों के कई तरह से वर्गीकरण किए गए हैं। एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन आते हैं जिस संसाधन का हम बार बार उपयोग कर सकें, उपयोग करते हुए उसको उपयोग करने के बाद वो अधिक समय तक चले और कम खर्च हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सतत या अथवा प्रवाह चलता रहे ये। और इसका दूसरा है जैव, उसके बाद प्राकृतिक। जैव में, जैव इसके जो हिस्से हैं, इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति वो जो पेड़ पौधे, जंगलें हमें प्रकृति द्वारा दी गई है, ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति नवीकरणीय संसाधन के जैव में आता है। और ये प्राकृतिक वनस्पति से हमें कैसे फायदे होते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, जिससे हम फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं जिससे इलाज किए जाते हैं, दवाइयां बनाई जाती हैं। यह प्राकृतिक वनस्पतियों की देन होती है। और प्राकृतिक वनस्पतियों के इसमें एक है वन्य जीव, जो जंगली जानवर जिसको कहते हैं, जो जानवर जंगलों में रहते हैं, वो जंगली जानवर भी हमारे लिए, हमारे प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। आज हमारी उदासीनता की वजह से या आज हमारी लापरवाही की वजह से ये जो वन्य जीव हैं, इसका ह्रास होता जा रहा है। बहुत सारे जीव अब विलुप्त होते जा रहे हैं। ये हमारी लापरवाही के कारण हो रहा है। इसके बाद आप आइए, ये प्राकृतिक संसाधनों में नवीकरणीय संसाधनों के ये थे। अब अनवीकरणीय संसाधन में ऐसी चीज है जो पुनः चक्रीय है, जो दोबारा उपयोग में आ सकता है। इसको धातु कहते हैं। एक अचक्रीय है जो जीवाश्म और ईंधन है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आते हैं। ये सब जीवाश्म है। और ये अचक्रीय है। ये क्या है? अचक्रीय है। इसके बाद मानवीय संसाधन में संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता है। मानवीय संसाधन क्या, पहले हम इसको समझें, तब उसके बाद हम बढ़ेंगे कि मानवीय संसाधन के ये जो संरचना एवं संस्था है और मात्रा एवं गुणवत्ता है क्या है। ऐसे संसाधन
जिसका निर्माण मानव खुद करता है, प्राकृतिक संसाधनों का तकनीक और अपने ज्ञान की बुनियाद पर परिवर्तित कर उसका उपयोग करता है। जैसे आप मान लीजिए प्राकृतिक संसाधनों में आपके पास बांस उपलब्ध है और आप बांस के तरह तरह के सामान बना लेते हैं, टोकरी बना लेते हैं, बांस के केवाड़ बना लेते हैं, बांस की और चीजें तैयार कर लेते हैं। ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं। आज मानवीय संसाधन की भी सूची बहुत लंबी हो गई है। अब आप देखिए मानवीय संसाधन में मानव को जो जो आवश्यकता पड़ती गई, जैसे जैसे वैसे वैसे उन्होंने मानवीय संसाधन का आविष्कार किया। तेज रफ्तार आज हवाई जहाज बना के, चूंकि उन्हें जल्दी में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने की आवश्यकता महसूस होने लगी, उसने हवाई जहाज बना लिया। आज किसी स्थान पर किसी चीज की आवश्यकता होती है, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि लोगों को सामान चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा? तो वहां वह एक फैक्ट्री लगाएगा, एक उद्योग लगाएगा जिसमें बिस्किट बने। उसके बाद मानवीय संसाधन में लोगों को आवश्यकता है बैठने की, बैठने के लिए उन्हें कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए। वो कैसे होगा? तो मानव प्राकृतिक संसाधनों को का रूप बदलकर, अपनी तकनीक की बुनियाद पर उसको बदलकर मानव संसाधन बनाकर मानवीय संसाधन का वो उपयोग करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये संरचना एवं संस्था हो गई। इसकी संरचना बनाना, संस्था मतलब आपको कोई तंजीम हो या यह हो, उसके संगठन हो। ये चीजें बनाने के लिए लोग अकेले भी बना सकते हैं, संस्था के माध्यम से भी बना सकते हैं। ऐसे ही मानव संसाधन होते हैं। इसके बाद मात्रा एवं गुणवत्ता। संसाधन की जो मात्रा होती है वो गुणवत्ता मतलब उसका टिकाव, वो कितना मजबूत होगा, हम उसे कितना मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारे संसाधन ऐसे थे पहले, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत भारी हुआ करते थे और आज उसकी तकनीक बदलकर ऐसी आ गई कि वो बहुत कम में अपना काम करने लगा। जैसे पंपिंग सेट पहले था, बहुत बड़ा होता था, जिसे बैल या बड़े बड़े भैंसा टाना करते थे। आज पंपिंग सेट का स्वरूप बदल के आ गया, एक छोटा सा मानव अपने कांधे पर रख के लेके चला जाता और सिंचाई करके लेके चलाता है। ये उसकी है। अब आप देखिए कि हम पहले इंतजार करते थे कहीं आने जाने के लिए, बड़े संसाधनों का, बस आए, ये आए। आज उसकी जगह छोटी छोटी सवारियां ले लिया, टेम्पू हो गया, छोटी जीप हो गई, या और छोटे छोटे ये हो गए, वो आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। ये मानव जनित या मानवीय संसाधन कहलाते हैं, जो मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बना रहा है। साथ साथ मानव आज पृथ्वी के अंदर दबे हुए सारे जो संसाधन है, इसमें खनिज है और दूसरे दूसरे चीज हैं, इसको बाहर करके उपयोग में लाकर, जैसे लोहा निकाल के वो स्टेनलेस स्टील बना लिया और दूसरी चीजें बना लिया। तो ये जमीन के, पृथ्वी के अंदर, इसे पृथ्वी के कोख से निकालकर खनिज को वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अनुसार वो उसको ढालकर बना लेता है। यह मानवीय संसाधन है। आज मैंने आपको ये बातें बताई। अब संसाधन के प्रकार, वर्गीकरण कितने होते हैं, संसाधन के ये कितने होते हैं, ये हम आपको अगले इसमें बताएंगे। ये थोड़ी सी बात थी मेरी जो संसाधन एवं उपयोग में था, और ये संसाधन भारत और इसके परिप्रेक्ष्य में था। तो आप इस पर जरा ध्यान दें और याद करें, ये जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। होते नहीं का मतलब पहले से नहीं होता, आवश्यकता अनुसार उसे बना लिया जाता है। ये जिमरमैन का कहना है। फिर आगे और लोगों का भी की बातें आएंगी, वो आपको मैं बताऊंगा। अब आप आइए संसाधन के प्रकार। संसाधन को 3 आधार पर संसाधन के प्रकार बांटे गए हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। तो अभी आपके सामने मैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार बताऊंगा। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं।
पहला प्रकार है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल यानी जहां जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। इनमें, इन संसाधन में यानी जैव संसाधन में सजीवों के सारे लक्षण पाए जाते हैं। नहीं, आप बायोलॉजी में सजीवों के लक्षण पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो सजीवों के सारे लक्षण इसमें मौजूद होते हैं। नहीं, बढ़ना, उद्दीपन, एक जगह से दूसरी जगह चलना, ये लक्षण उनके अंदर मौजूद होते हैं। तो इनमें ये जो जैव संसाधन है इसमें मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी आते हैं। ये आपके जैव संसाधन हुए। जो संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है? जैव मंडल से होती है। और इस संसाधन के अंतर्गत सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं लगभग। उसके अलावा ये आपको जैव मंडल से प्राप्त होता है, जैव मंडल में होते हैं। जैव मंडल भौतिक भूगोल का एक ये है। अब जैव मंडल उसे कहते हैं जहां पानी, जल और हवा एक साथ मिल जाए और वहां जीवन संभव हो, उसे ही जैव मंडल। चलिए आगे, अजैव संसाधन। ये जैव संसाधन का जस्ट उल्टा है, अपोजिट, विपरीत। अजैव संसाधन में सारे निर्जीव वस्तुओं का समूह आता है। सारी निर्जीव वस्तुओं का जो समूह है वो अजैव संसाधन है। यह संसाधन जैव संसाधन के विपरीत भी है और इसके अंदर जीव के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ये सजीव नहीं होता या निर्जीव होते, जैसे चट्टान, धातु एवं खनिज आदि। ये आपको अजैव संसाधन है। तो आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन वो जिसके अंदर सजीव के सारे लक्षण मौजूद हों और वो जैव मंडल से प्राप्त हो। इसमें मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी जितने हैं सब आते हैं। ये जैव संसाधन हो गए। अजैव संसाधन, ये जैव संसाधन का जस्ट उल्टा है, जिसके अंदर वो निर्जीव हो, वो सजीव नहीं हो और उसके संसाधन में जान नहीं होती है, वो चट्टान, धातु ये होते हैं। इसके बाद है आपको उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो संसाधन है जिसका भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा इसे दोबारा प्राप्त किया जा सके या बार बार प्राप्त किया जा सके। इसको प्राप्त करने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया हो या रासायनिक प्रक्रिया हो या भौतिक प्रक्रिया हो, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत इत्यादि। इनमें आप ये देखेंगे कि ऐसे जो संसाधन होते हैं उसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा को सोलर प्लेट के द्वारा एक ऊर्जा ये करके बैटरी तक पहुंचाया जाता है और बैटरी चार्ज होता है, उससे हम रोशनी प्राप्त करते हैं या और दूसरा काम करते हैं। पवन ऊर्जा, पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा पैदा किया जाता है। उसमें हवा चलती है, हवा चलने से चक्की घूमती है और उस चक्की के द्वारा मोटर लगा होता है और मोटर को चला के पवन ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। अब है आपको अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसके तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये अनवीकरणीय संसाधन है और ये एक जटिल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त तैयार होता है, निर्माण होता है। इसका जटिल प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है और इसके निर्माण में लंबा समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके ये जो संसाधन है अनवीकरणीय ये तैयार होता है। इसमें मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन आता है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला इत्यादि, ये सब इसके उदाहरण है अनवीकरणीय संसाधन के। तो अभी आपने संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर सुना।
क्योंकि उत्पत्ति और उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं, परंतु स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। परंतु उपयोगिता के स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। वह है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। मैं इसको अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा, चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने का खतरा है, इसलिए अगले वीडियो में ये आपके सामने आएगा। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होता है, सामूहिक संसाधन होता है और राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। आप एक चीज याद रखें, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार और स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, जो आपके बोर्ड पर दर्ज लिखा हुआ है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन होता है जिस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। उसका मालिक, संसाधन का मालिक कोई खास व्यक्ति होता है, वो उसके की देखरेख करता है और उसका उपयोग करता है। ऐसे संसाधन में उनके लिए, जैसे उनका अपना मकान होता है या भूखंड होता है, ऐसे संसाधन पर उन्हें सरकार को कुछ कर चुकाना पड़ता है। यह संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होता है, क्योंकि उस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वह उसका उपयोग अपनी स्वेच्छा से करता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। यह ऐसा संसाधन है जिस पर किसी विशेष समुदाय का अधिकार होता है और समूह यानी ग्रुप जो है उसको का उपयोग आसानी से कर पाता है, आसानी से करता है। वो विशेष समुदाय का होता है और उस ग्रुप के लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे शमशान घाट हुआ, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, भूमि इत्यादि। तीसरा है आपको राष्ट्रीय संसाधन। ये किसी देश का होता है या देश के अंदर उपलब्ध होता है ये संसाधन। इसे राष्ट्रीय संसाधन इसलिए कहते हैं कि इस पर राष्ट्र या देश का अधिकार होता है। राष्ट्र के लोग, राष्ट्र के जो सरकार होती है वह इसकी देखरेख करती है और ये समुद्र तट से लेकर 200 किलोमीटर तक ही इसका अधिकार होता है। 200 किलोमीटर के बाहर का जो क्षेत्र होता है वह इस राष्ट्रीय संसाधन में नहीं आता है। इसके लिए सरकारी सारी संपत्तियां जितनी हैं ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था इस संसाधन का देखरेख करती है और इस संसाधन के उपयोग के लिए, अगर कोई अनुसंधान के लिए इस संसाधन का उपयोग करना चाहे तो उसे अंतरराष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए इसके लिए यह अनुसंधान के लिए खास तौर से होता है और अनुसंधान के लिए इसका उपयोग होता है। इस तरह आपने अभी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार को देखा, सुना। ये 4 प्रकार है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर समुद्री तट के 200 किलोमीटर के अंदर जो संसाधन होता है वो आपको ये राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आता है। ये 200 समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक, ये याद रखने की चीज है। आइए बाकी चीजों को भी आप याद रखें। मेरे चैनल को, आदर्श ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन